नवीन क्षेत्रीय राज्यों का प्रादुर्भाव। यह पहले ही बताया जा चुका है कि जैसे ही मुगल सत्ता कमज़ोर हुई, वैसे ही स्थानीय शक्तियों ने सिर उठाने शुरू कर दिए और बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र रियासतें बन गई। इनमें बंगाल, अवध और हैदराबाद की रियासतें प्रमुख थीं, जो काफ़ी शक्तिशाली हो चुकी थीं। इन राज्यों के संस्थापकों ने श्रेष्ठ प्रशासन की नींव डाली ताकि राज्य सुचारू रूप से चल सके। इन राज्यों के शासकों ने स्थानीय जमींदारों या छोटे छोटे सामंतों का संरक्षण प्रदान किया, जिससे ये राज्य सत्ता और संरक्षण का स्थानीय केंद्र बन गया। इन नए राज्यों का राजनीतिक स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था। इन राज्यों के शासकों ने राज्य की सेवाओं की नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, परंतु इन राज्यों पर आर्थिक संकट छाया रहा। जमींदारों और जागीरदारों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी, जिससे किसानों पर कर का बोझ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ कृषि से प्राप्त आय घटती जा रही थी। इसी कारण आर्थिक दृष्टि से ये राज्य कमज़ोर रहे और व्यापार में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि उनमें प्रगतिशील प्रकृति का अभाव था। 18वीं शताब्दी में जिन नए राज्यों का उदय हुआ, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। हैदराबाद राज्य की स्थापना मुगल वजीर चिनकिल्निक खान उर्फ निज़ाम उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में की। निज़ाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसके इनाम से उसे दक्कन की नवाबी मिली। उसे दक्कन में होने वाले सभी विद्रोहों को दबा दिया और 1720 ईस्वी से 1722 ईस्वी के बीच दक्कन पर अपना प्रभाव स्थापित किया। मोहम्मद शाह ने उसे 1722 ईस्वी में साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया, मगर वह शीघ्र ही मोहम्मद शाह के मिजाज से तंग आ गया और 1724 ईस्वी में नए राज्य की स्थापना के लिए दक्कन की ओर चल दिया। यद्यपि उसने दक्कन में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने कभी भी अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं की। उसने मुगल शासक की अनुमति के बिना अनेक युद्ध लड़े, जागीरें दी और संधियाँ की। उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई और अनेक हिंदुओं को उच्च पद किए। पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया। उसने विद्रोही जमींदारों का दमन किया और मराठों पर अंकुश लगा दिया। उसने प्रशासन में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की और भ्रष्टाचार को रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन 1748 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली की विघटनकारी शक्तियों ने हैदराबाद की राजनीति में दखल अंदाजी शुरू कर दी। कर्नाटक। जिस प्रकार हैदराबाद मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, उसी भांति कर्नाटक भी हैदराबाद के अंतर्गत आता था। जैसे हैदराबाद के निज़ाम ने अपने को स्वतंत्र घोषित किए बिना ही स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, वैसे ही कर्नाटक के नायब सूबेदार, जिसे नवाब कहा जाता था, ने भी स्वयं को हैदराबाद के प्रभाव से मुक्त कर लिया और अपने ओहदे को वंशानुगत बना लिया। कर्नाटक के नवाब सआदत उल्ला खान ने दोस्त अली को बिना निज़ाम की अनुमति के कर्नाटक का नवाब मनोनीत किया। बाद में कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति अत्यधिक बिगड़ गई और फ्रांसीसियों एवं अंग्रेज़ों को आपसी युद्ध छेड़ने का अवसर मिल गया। इस प्रकार कर्नाटक ने अंग्रेज़ों को भारत में स्थापित होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल। उत्तरकालीन मुगलों की कमजोरी का फायदा भारत के सर्वाधिक संपन्न राज्य बंगाल ने उठाया। बंगाल में मुर्शीद कली खान और अली वर्दी खान दो सर्वाधिक योग्य और बहादुर व्यक्ति हुए। उन्होंने अपने प्रयासों से वस्तुतः बंगाल को स्वतंत्र राज्य बना दिया। मुर्शीद कली खान 1700 ईस्वी से ही बंगाल का दीवान था, लेकिन 1717 ईस्वी में उसे जब बंगाल का सूबेदार बनाया गया, उसने बंगाल में अमन और शांति कायम की और उसने बंगाल को अंदरूनी और बाहरी खतरों से मुक्त किया। अब बंगाल विद्रोहों से लगभग मुक्त हो गया। उसके शासनकाल में केवल सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद और शुजात खान ने बगावत की। इनको हराने के पश्चात मुर्शीद कली खान ने उनकी जागीर राम जीवन को दे दी। मुर्शीद 1727 ईस्वी तक ही शासन कर सका। उसके पश्चात उसका दामाद शुजा-उद-दीन उत्तराधिकारी बना, जिसने 1739 ईस्वी तक शासन किया।
शुजा-उद-दीन के पश्चात उसका बेटा सरफराज शासक बना, जिसे हटाकर अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बना। ये जितने भी नवाब बने अपनी ताकत के बल पर बने। किसी को भी बंगाल का नवाब बनाने में मुगल बादशाह की कोई भूमिका नहीं रही। फिर भी इन नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं की। इन सभी नवाबों के शासन के दौरान बंगाल का बहुमुखी विकास हुआ। मुर्शीद अली खान ने नई वित्तीय व्यवस्था की, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरी। उसने जागीरों की भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था आरंभ की। उसने गरीब किसानों को आर्थिक सहायता, तकावी ऋण देकर उनकी दशा सुधारने का प्रयास किया। उसने गैर कानूनी कर हटा दिए, लेकिन किसानों को जमींदारों से कष्ट रहा। वे निर्दयता से कर वसूल करते थे। किसानों को निर्दयी जमींदारों से मुक्त कराने के लिए उसने बेरहम जमींदारों को बर्खास्त कर नए जमींदार इजारेदार नियुक्त किए। मुर्शीद अली खान ने सरकारी सेवा में भर्ती के लिए हिंदू और मुसलमानों को समान अवसर दिए। उसने इजारेदारों में भी अनेक हिंदुओं को भर्ती किया और बंगाल में एक नए वर्ग को जन्म दिया। बंगाल के नवाबों की एक कमजोरी यह रही कि उन्होंने कभी एक शक्तिशाली सेना की कमी महसूस नहीं की। उन्होंने कभी एक शक्तिशाली सेना की कमी महसूस नहीं की और न ही इसके विकास की ओर कोई ध्यान दिया। इसी कारणवश अली वर्दी खान को मराठों के समक्ष झुकना पड़ा और मजबूरन उड़ीसा का एक बड़ा भाग उन्हें देना पड़ा। सेना की कमजोरी के कारण ही 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से हार खानी पड़ी और बंगाल अंग्रेजों के चंगुल में आ गया। कमजोर सेना के साथ साथ बंगाल के अफसर भ्रष्ट थे, जिसका लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने उठाया। अवध सआदत खान बरहान उल मुल्क अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। 1722 ईस्वी में वह अवध का सूबेदार बना। उसे अपने राज्य में जमींदारों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। अधिकांश जागीरदार विद्रोही हो गए थे, जो अवसर मिलते ही विद्रोह कर देते थे। इसी कारण सआदत खान। बाकी अगले पार्ट में।